हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। देखिए गाइस, आज हम लोग ऑडिटिंग सेक्शन में बहुत सारे सिमुलेशंस को करने जा रहे हैं। आप देखिए कि ऑडिट सेक्शन में सिमुलेशंस को सॉल्व करने के लिए आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल कितनी अच्छी होनी चाहिए और कितने टाइमली अगर आपको सिमुलेशन सॉल्व करना है, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियोस के थ्रू हम समझने वाले हैं गाइस। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत सारे सिमुलेशंस आपको सॉल्व करके, ना केवल सिमुलेशंस हम सॉल्व करेंगे बल्कि हम सिमुलेशंस को अंडरस्टैंड भी करेंगे कि आपको किस तरीके से सिमुलेशंस को क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। तो गाइस, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप यूएससीपीए कर रहे हैं, तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिल सके और किस तरीके से आपको सिमुलेशंस करना है। बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल के थ्रू शेयर किए जाते हैं। तो चलिए, ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर, दुनिया का सबसे बेस्ट लार्जेस्ट सिमुलेशंस बैंक, उसके आज हम सिमुलेशंस को करने जा रहे हैं। सो गाइस, एक बात आपको ध्यान रखना है कि ग्लैम की जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड की बेस्ट है। मैं आपको एक सेकंड के लिए ये भी दिखा दूं कि ग्लैम जो है 1 मिलियन से ज्यादा यूएससीपीए के पास आउट रिजल्ट क्या है दे चुका है। तो अगर आपको यूएससीपीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है तो आई पर्सनली सजेस्ट दैट कि गो विद द ग्लैम। आप ग्लैम को पढ़कर, मैं आपको 100% कह रहा हूं कि आप किसी भी कंडीशन में फेल नहीं हो सकते। इसके सिमुलेशन एज इट इज एग्जाम में आएंगे, बिकॉज सीपीए का जो सबसे लार्जेस्ट क्वेश्चन बैंक, जो सबसे ज्यादा आपको जो सिमुलेशंस हैं यही मिलेंगे। 99% के आसपास इनका रिजल्ट है। तो इट्स अ ह्यूज 1300 सिमुलेशंस गाइस, इमेजिन 1300 सिमुलेशंस, लार्जेस्ट सिमुलेशंस बैंक, 10,000 के आसपास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए हम सीधे ग्लैम के इस सिमुलेशंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका होता है। तो चलिए, सबसे पहले सिमुलेशन सॉल्व करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी आप क्या कर पाएंगे, सिमुलेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो हम पढ़ते हैं क्या हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द ऑडिट कोडिफिकेशन 500। तो देखिए यहां पर आपको कहा गया है ऑडिट कोडिफिकेशन 500। उसके बाद ऑडिट एविडेंस डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटर व्हेन परफॉर्मिंग द प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस। तो देखिए, ऑडिटिंग कोडिफिकेशन ऑडिट एविडेंस है, वो ये बताता है कि जब आप ऑडिट को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस परफॉर्मेंस की प्रोसीजर में आपको किस तरीके से एविडेंस को कलेक्ट करना चाहिए। तो कुछ फ्रेज आपको दिए हैं जिसको आपने यूज करना। सम वर्ड और फ्रेज हैव बीन रिप्लेस विद द नंबर्स, एग्जांपल 1, 2 एक्सेट्रा। Select from the option list provided the appropriate word to fill each blank to correctly complete each statement। मतलब हमें fill in the blanks करने। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने देखिए ये लिखा है कि द ऑडिटर, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटर इज टू। अब इसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि क्या ऑडिटर का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो सीधी बात है, अगर हम क्वेश्चन को देखें और उसके आगे देखें, क्योंकि यहां आपको फिल करना और उसके आगे की लाइन में मतलब फुलफिल करना है कि द ऑब्जेक्ट ऑडिटर इज टू ब्लैंक ऑडिटर प्रोसीजर दैट, मतलब इन सारी लैंग्वेज को पढ़कर आपने यहां पर वर्ड को पुट करना है। तो अगर मैं यहां देखूं तो यहां सबसे पहले बीच में जो भी वर्ड आएगा वो ऑडिट प्रोसीजर से क्या होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए। तो अगर हम देखें द ऑडिटर ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटर इज टू। अब देखिए यहां आपको क्या लिखा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटर इज टू। एक्शन तो हो नहीं सकता, एप्रोप्रिएट, अश्योरेंस, चॉइस, और अगला जो वर्ड है डिजाइन एंड परफॉर्म। तो देखिए सीधे अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बात को डिस्कस करें तो कहीं ना कहीं डिजाइन एंड परफॉर्म ही होना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर जो है ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन एंड परफॉर्म करता है, उसको अश्योरेंस नहीं देता, उसकी कोई चॉइस नहीं होती है। तो डिजाइन एंड परफॉर्मेंस इज द गुड वर्ड, इसको हम सीधे सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा
सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, हो गया है। तो देखिए वो करेक्ट हो गया है। डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड सफिशिएंट, क्या लिख रहे हैं? पूरी लाइन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए। द ऑडिटर, द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटर इज टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर दैट के बाद, दैट नाम से ही क्लियर हो रहा है सर, इनेबल आना चाहिए, क्योंकि इनेबल द ऑडिटर टू सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट हो सकता है। तो सेकंड में तो हमें इनेबल दिख रहा है सीधे, अगर वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में जाए इंग्लिश में, तो क्योंकि इनेबल वर्ड था तो सीधे हमने इसको देखिए। तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको करने पड़ेंगे। तो यही है सिमुलेशन, लेकिन आपकी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए और चीजों को अंडरस्टैंड आपको करते आना चाहिए। तो इनेबल, और अगर थर्ड में देखूं तो अब देखिए पूरी लाइन बार बार आपको पढ़ना पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। और सीधी बात है, सफिशिएंट के साथ तो सर हमेशा एप्रोप्रिएट आता है। अगर आपने अच्छे से ऑडिट पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट किए बिना हम कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, ऑडिट के साथ में एविडेंस। फोर्थ तो मुझे यही लग रहा है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। चलिए तो एविडेंस को क्लिक कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहां तक पहुंच गए? 4 तक। टू बी एबल टू ड्रॉ, अब देखिए ड्रॉ हमेशा पता होना चाहिए कि रीजनेबल कंक्लूजन आता। रीजनेबल कंक्लूजन, देखिए ये लाइन आपने अगर ऑडिट की लाइन बाई लाइन पढ़ी है तो आपको क्लियर होगा कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो देते नहीं, हम तो अश्योरेंस देते हैं रीजनेबल। तो रीजनेबल वर्ड आ गया 5वें में। 6th में क्या आना चाहिए सर? अगर 6 के कॉन्टेक्स्ट में देखें, कंक्लूड टू बेस ऑन द ऑडिटर्स। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, आपको लाइन को बार बार पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम 6 के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें तो 5th तक हमने पढ़ लिया था, रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच बेस द ऑडिटर्स। अब बताइए एविडेंस के बेस पर ऑडिटर क्या देता है? ओपिनियन देता है सर, सीधी बात है। तो आपने अच्छे से ऑडिट रिपोर्ट पढ़नी है। अगला कॉन्सेप्ट सर, अब 2 ही लाइन बची है, तो देखते हैं क्या है। ओपिनियन बेस्ड ऑन द ऑडिट, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल के साथ क्या आता है सर? अश्योरेंस आता है। और किस चीज का रीजनेबल अश्योरेंस? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं है, मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं है। तो आपको इन्हीं इंफॉर्मेशन से चीजें भरकर देनी है। तो देखिए सीधी बात है कि अगर आप इस तरीके से अप्रोच रखेंगे, मतलब आपको लाइन बाय लाइन ऑडिट रिपोर्ट भी अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए अगले सिमुलेशंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सिमुलेशंस किस चीज से रिलेटेड है उसको भी देख लेते हैं। सो चलिए गाइस, अब हम दूसरे सिमुलेशंस की ओर चलते हैं। और ये वाला जो सिमुलेशंस है गाइस, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन वाला सिमुलेशंस है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस यहां पर होना पड़ेगा। चलिए तो हम इस सिमुलेशंस को पढ़ते हैं। और देखिए मैंने आपको बार बार कहा कि अगर आपको ऑडिट के सिमुलेशंस को सॉल्व करना है तो आपको ऑडिटर के जैसे ही सोचना होगा। चलिए तो पहला हम पॉइंट पढ़ते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन लिस्ट प्रोवाइडेड टू प्रोसीजर। देखिए प्रोसीजर मतलब जो ऑडिटर वाइल परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट करता है। दैट डिस्क्राइब द लाइकली चॉइस ऑफ द ऑडिटर फॉर ईच इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। मतलब हर स्टेटमेंट का किसी दूसरे स्टेटमेंट से कोई लिंक नहीं है। ईच चॉइस में बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। मतलब आप एक बार से ज्यादा प्रोसीजर को चूज कर सकते हैं। चलिए तो पहले पढ़ते हैं और देखते हैं प्रोसीजर क्या बोलती है। ऑडिटर इज गैदरिंग सब्सटेंटिव एविडेंस। तो देखिए आपको यह पता होना चाहिए सब्सटेंटिव एविडेंस कि ऑडिटर हमेशा जो अपने ओपिनियन देता है ना, वो ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे देता है। अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिसीवेबल, अपने आप में एक ऑडिट असर्शन है। इट इज कॉल्ड ऑडिट असर्शन
द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज बीन असेस्ड एज हाई। तो ऑडिटर को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां पर ज्यादा लग रही है? रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस में, कि एक्चुअल में वो रिसीवेबल है या नहीं है। व्हाट टू टेस्ट ऑफ डिटेल, यहां पे वर्ड क्या है? टेस्ट ऑफ डिटेल। तो आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट ऑफ डिटेल जो है वो क्या है? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। देखिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में दो चीजें आती है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल। और एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसमें केवल हम इंटरनल कंट्रोल के बारे में। तो जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपने देख लिया कि वैसे ही हाई है, तो अब आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाना है, जिसमें कि आपके पास टू टेस्ट ऑफ डिटेल प्रोवाइडेड ऑडिटर विद द मोस्ट परसुएसिव एविडेंस। तो देखते हैं क्या प्रोसीजर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इतने सारे जब आंसर हो तो आपको ईच आंसर का क्या करना चाहिए? एनालिसिस करना चाहिए। तो हमें और अकाउंट रिसीवेबल के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चनिंग है कि अकाउंट रिसीवेबल एक्चुअल में है या नहीं है। सो कंट्रोल तो यहां नहीं आ सकता, क्योंकि कंट्रोल तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आता है, या तो हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं। इंक्लूड स्टेटमेंट इन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिसीवेबल्स। चलिए, ये थोड़ा सा हो सकता है। अब हम बात करें, यहां क्या बोल रहे हैं? सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ रिसीवेबल एंड वाउच देम टू द शिपिंग रिकॉर्ड्स। तो देखिए, अगर आप शिपिंग रिकॉर्ड से अकाउंट रिसीवेबल को मैच करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको यह पता चलेगा। देखिए, शिपिंग रिकॉर्ड तभी हो सकता है जब एक्चुअल में गुड सेल हुआ, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट अबाउट एग्जिस्टिंग ऑफ द मेजर कस्टमर। देखिए, मैनेजमेंट की इंक्वायरी में आपको परसेसिव एविडेंस नहीं मिलेगा। परसेसिव मतलब व्यापक, एवरीवेयर। और उसके बाद ऑब्टेन ए लिस्टिंग ऑफ मेजर कस्टमर फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट एंड ट्रेस देम टू द अकाउंट। तो यहां हम इंटरनल के बारे में बात कर रहे हैं। परफॉर्म रिसीवेबल टर्नओवर टेस्ट, ये तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया। टेस्ट ऑफ डिटेल में नहीं आएगा, टेस्ट ऑफ डिटेल में नहीं आएगा। और यहां पर एक बात कर रहे हैं, पॉजिटिव कंफर्मेशन ऑफ द सैंपल ऑफ द डेटर्स। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन में हम केवल अकाउंट रिसीवेबल को लेटर लिखने के बारे में बात कर रहे हैं कि वो हमें कंफर्मेशन दें। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमने क्या है, एक से ज्यादा आंसर यहां पे दिए जा सकते हैं। तो मुझे जो सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है वो लग रहा है कि मैं शिपिंग रिकॉर्ड से ही इसको चेक करूंगा, क्योंकि शिपिंग रिकॉर्ड कहीं ना कहीं आपको यह बताएगा कि आपने एक्चुअल में गुड्स को सेल किया है या नहीं किया। उसके बाद क्या हम यहां पर दूसरी कोई प्रोसीजर लगा सकते हैं? तो सर, अगर हम अकाउंट रिसीवेबल से पॉजिटिव कंफर्मेशन ले लिए, देखिए दो प्रकार की कंफर्मेशन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव मतलब अगर एग्जिस्टिंग नहीं है तो रिस्पॉन्स करिए, और पॉजिटिव में चाहे आपका बैलेंस हो या नहीं हो, रिस्पॉन्ड करना ही करना है। तो देखिए, आपने यहां पर एक्चुअल में अगर ऑडिट किया है ना, तो आपको काफी आसानी हो सकती है। तो हमने यहां पे क्या चेक किया? सैंपल रिसीवेबल्स कहां से चेक किए? शिपिंग बिल से चेक किया, और अकाउंट रिसीवेबल को एक लेटर लिखा और उनसे ये पूछा कि क्या आपको कंपनी को वाकई में कुछ पे करना है कि नहीं पे करना। और यहां पर भी हमने पॉजिटिव कंफर्मेशन। तो आपको टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर, आरएमएम, पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन, ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। चलिए अगले उसमें आते हैं। अगला क्या बोल रहा है? अगली लिस्ट आपसे बोल रही है, द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रिसीवेबल इज लो है। सर, लो है इफ परफॉर्मिंग ओनली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर पूरा फोकस है। मतलब यहां पर हम एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या आता है? रेशियो एनालिसिस, बजटिंग। तो कहीं ना कहीं रेशियो एनालिसिस, कंपैरिजन, प्रायर ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, इन सारी चीजों से हम एनालिटिकल प्रोसीजर को लगा सकते हैं। इफ परफॉर्मिंग ओनली सब्सटेंटिव, देखिए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का क्वेश्चन है, विल प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस व्हाट प्रोसीजर ऑडिटर मोस्ट लाइकली। तो यहां पे भी दो आंसर हो सकते हैं। तो देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहीं आपको रेशियो एनालिसिस दिखा था, मुझे तो दिखा था। तो जहां पर हमने टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करी थी, ये रहा टर्नओवर रेशियो, क्योंकि यहां आपको
टर्नओवर रेशियो मिल गया, तो ये आपका एनालिटिकल प्रोसीजर है। और दूसरी प्रोसीजर क्या लगा सकते हैं हम, अगर हम देखें तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है, रिसीवेबल वाउच, ये तो वाउचर नहीं कर सकते क्योंकि ये तो टेस्ट ऑफ डिटेल है। और उसके बाद कंपेयर, देखिए हमेशा पिछले साल के अकाउंट रिसीवेबल से इस साल के अकाउंट रिसीवेबल को कंपेयर किया जाए, तो एनालिटिकल प्रोसीजर में कंपैरिजन आता है, बजट आता है, रेशियो एनालिसिस आता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में पल्सेबल रिलेशनशिप आता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, परफॉर्म करना होगा। अगला, द ऑडिटर अप्लाइड सब्सटेंटिव प्रोसीजर दैट आर कंसीडर नेसेसरी इन ऑडिट ऑफ रिसीवेबल बट प्रोवाइड लिटिल एविडेंस एज एग्जिस्टेंस। तो क्या बोल रहे हैं कि ऑडिटर अप्लाइड सब्सटेंटिव प्रोसीजर दैट आर कंसीडर नेसेसरी। तो ध्यान रखिए, अगर कोई नेसेसरी है ना, तो हमेशा मैनेजमेंट से आपको रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना होगा। कोई भी नेसेसरी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने उसमें देखा था मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन था उसमें, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और क्या कोई दूसरी प्रोसीजर लगा सकते हैं? और सर जब मैनेजमेंट से पूछ ही रहे हैं तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी भी कर लेंगे, क्योंकि वो नेसेसरी है, करना पड़ेगा। क्योंकि मैनेजमेंट से आप लिए बगैर कभी भी अपना ओपिनियन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो गाइस देखिए, इस तरीके से आपको ऑडिट के सिमुलेशन सॉल्व करना चाहिए। तो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हम ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स के कंटेंट प्रोवाइडर हैं, और ग्लैम के सिमुलेशंस, ग्लैम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और अगर इन डेप्थ स्टडी आप करना चाहते हैं गाइस, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट आपको कमिटमेंट देता है कि सीपीए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा, सॉल्व होगा, अगर आप हमारे सिमुलेशंस के वीडियो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं और जैसी बताई हुई प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मेंटोरशिप बैच में हमारा रिजल्ट 100% है। Thank you guys for watching this video. Please subscribe and keep watching the videos. Thank you very much.